नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर संजीव कुमार एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी नई मेहमान इला प्रसाद को, जो ह्यूस्टन अमेरिका में रहती हैं और हिंदी में लगातार उनका सृजन जारी है। आज हम उसकी साहित्य यात्रा पर उनके साथ बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या ऐसा है जो हमें पता नहीं था। स्वागत है इला जी। नमस्कार, और आपके श्रोताओं को भी जो देख रहे हैं उन सबको भी नमस्कार। साहित्यिक यात्रा के बारे में जब बात करते हैं तो शुरुआत कहाँ से हुई, इसी से चलते हैं। तो आपकी साहित्यिक यात्रा कब, कैसे और किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई? ऐसा है कि मैं अपने साहित्य सृजन का श्रेय उस परिवेश को दूंगी जिसमें मैं पैदा हुई, पली बढ़ी। मेरे पिताजी हिंदी साहित्य के प्रोफेसर थे रांची विश्वविद्यालय में, और हमारे घर में साहित्यकारों का आना जाना लगा रहता था। रांची शहर में तब साहित्यिक गतिविधियां भी बहुत थी, और उन सब में जैसे नाटक होते थे, हमारे घर पे जैसे कवि गोष्ठी होती थी, तो मैं उन सब कार्यक्रमों में जाया करती थी। पढ़ने में अच्छी थी, हर चीज के लिए छूट मिली हुई थी, तो मैं पढ़ती भी बहुत थी। घर में ही बहुत अच्छा पुस्तकालय था, तो उसके सिवा जो रही से कमी थी वो फादर कामिल बुल्के का बहुत बड़ा पुस्तकालय था रांची में, और हम फादर कामिल बुल्के के बहुत करीब थे, तो मैं तो उनकी गोद में खेली हूँ। तो इस नाते पुस्तकों की कमी नहीं महसूस हुई। यूं समझिए कि मैंने अपने आप को हमेशा पुस्तकों से घिरा हुआ पाया, और मैंने बहुत पढ़ा। सारे लेखक मतलब हिंदी साहित्य के सिवा अन्य भाषाओं का, अन्य भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुदित साहित्य, विदेशी साहित्य भी बहुत ज्यादा पढ़ा, या तो हिंदी या अंग्रेजी में अनुदित। और एक चीज और थी कि हम जब छोटे थे तो हम सब भाई बहनों को पिताजी नए साल पर एक डायरी दिया करते थे कि इसमें तुम्हारी जो इच्छा हो लिखो, किसी को बताने की, दिखाने की आवश्यकता नहीं। तो कुछ अपनी पसंद की पंक्तियां, कुछ भी जो ऐसे अच्छा लगा वो लिख लिया। तो कुछ तो अभी भी याद है, अमृता प्रीतम को बहुत पढ़ा था, उनकी पंक्तियां, कविताओं की कई मैंने अपनी डायरी में कॉपी की। दुष्यंत कुमार, उनकी गजलें, सुरेश ऋतुपर्ण की कविताएं भी थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं बाद में उनसे कभी मिलूंगी और उनके साथ काम करूंगी। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेरे प्रिय कवि थे। उसके सिवा मतलब ऐसा नहीं कि केवल साहित्य, आध्यात्मिक साहित्य भी बहुत पढ़ा। तो विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस की, और जे कृष्ण मूर्ति, मतलब जो कुछ भी अच्छा लगा उसको डायरी में लिख लिया। और फिर शायद इसी तरह लिखते लिखते किसी दिन अपना लिखना शुरू हो गया। तो वो बहुत चेतन रूप में नहीं हुआ, लेकिन एक दिन अचानक से मैंने जाना कि मैं लिख सकती हूँ, ये वाली स्थिति हुई। तो फिर से, और सेंट जेवियर्स कॉलेज की एक पत्रिका निकलती थी, मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में उस समय इंटरमीडिएट की छात्रा थी, तो उसके लिए उसमें मैंने अपनी कविता दी और उसको प्रथम पुरस्कार मिला। तो मुझे लगा कि ओ मतलब मेरी तो, मतलब जो मैं लिख रही हूँ वो शायद महत्वपूर्ण है, अच्छा है। फिर मैं रांची रेडियो स्टेशन से जुड़ गई, तो व्यंग्य वगैरह, तो ऐसे ही ये यात्रा शुरू हुई। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लेखिका बनूंगी। ये बहुत ही, मतलब मेरे लिए भी मैं कहूंगी आश्चर्य का विषय है। तो पहली रचना आपकी कविता थी या कहानी थी? मेरी पहली रचना धूप का टुकड़ा कविता थी, जो सेंट जेवियर्स कॉलेज की पत्रिका में छपी थी, और वो कविता मेरे पहले कविता संकलन में है, और मैं उसी के नाम पर मेरी संकलन का नाम भी है धूप का टुकड़ा। कहानियां लिखने की कोशिश करती रही, लेकिन बहुत अपरिपक्व रचनाएं। पहली कायदे की रचना मैंने 97-98 में लिखी होगी, जब मैं IIT मुंबई में थी। इस कहानी का अंत नहीं, जो कि जनसत्ता में 2002 में छपी, तब मैं अमेरिका आ चुकी थी। तो वहीं से मेरे अंदर की कहानी लेखिका का जन्म हुआ। ओह, वेरी गुड। तो कौन कौन सी विधाएं हैं जिनमें आपने काम किया? एक तो कविता हो गई, दूसरी कहानी हो गई।
और भी किन अब विधाओं पे काम किया? मैंने, आप अगर देखिए तो मैंने हर विधा में काम किया। कहानियां लिखती हूँ, कविताएं लिखती हूँ, कई संस्मरण लिखे हैं, आलेख लिखे हैं। उसके सिवा मैंने संपादन किया। संपादन में तो अभी भी हूँ। हिंदी जगत जो विश्व हिंदी न्यास की पत्रिका है उसकी सह संपादिका हूँ। मैंने शोध दिशा पत्रिका के अमेरिका पर के कहानीकारों पर आधारित अंक था, उस के विशेषांक का संपादन किया था। और भी साहित्यिक निबंध भी बहुत लिखे, व्यंग्य लिखे, लघु कथाएं लिखी, आलोचना में भी हाथ आजमाया थोड़ा, और अनुवाद किया विज्ञान के लेखों का हिंदी में अनुवाद। विश्व हिंदी न्यास की एक पत्रिका थी, पहले छपती थी, अभी बंद हो गई है, विज्ञान प्रकाश। उसके लिए मैंने बहुत सारे विज्ञान के लेखों का अनुवाद किया और खुद से भी लेख लिखे, कुछ तो कादम्बिनी में भी प्रकाशित हुए। फिर लेकिन वो कठिन है, साल में एक से ज्यादा मैं नहीं लिख कर पाती थी, और आजकल तो वो भी बंद है। तो ऐसा है कि जब जो विधा अनुकूल लगी, क्योंकि अभिव्यक्ति और संप्रेषण का जो माध्यम मुझे जिस के समय अनुकूल लगता है, मैं बस वही विधा उठा लेती हूँ। इस समय अगर हम ये कहें कि आपको सबसे रुचिकर विधा कौन से लगती हैं? मैंने कहा ना, मैं ऐसा कोई चयन किया नहीं, फिर भी कहूंगी कि कविता और कहानी तो साथ साथ चलते ही रहते हैं। एक उपन्यास पर बहुत समय से काम कर रही हूँ, समय का हमेशा अभाव रहता है, तो टुकड़ों में ही लिखा जाता है अब, तो वो भी चल रहा है। और बाकी संपादन तो चलता ही है। तो आपका रचना संसार काफी व्यापक हो गया, कई विधाओं में काम कर रही हैं, तो कुछ उल्लेख करेंगे अपनी महत्वपूर्ण कृतियों का? मैं इतना उसे व्यापक तो नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी व्यापक होना अभी शेष है, क्योंकि अभी जो मेरी किताबें छपी हैं उनमें मूलतः जैसे 2 कविता संकलन छपे हैं, धूप का टुकड़ा और नए रास्तों पर, और कहानी संकलन है इस कहानी का अंत नहीं, उस स्त्री का नाम, तुम इतना क्यों रोई रूपाली, आवाजों की दुनिया, मेरी प्रिय चयनित कहानियां, वो अब प्रकाशित हो गई है, और जीवन कहाँ है वो प्रकाशनाधीन है। रोशनी आधी अधूरी सी उपन्यास छपा 2014 में। अगले उपन्यास पे मैंने कहा ही कि अभी वो पूरा नहीं हुआ है। कहानियां अमेरिका से संपादन किया, वो जो शोध दिशा का जो अंक निकला था उसमें से चयन करके हमने एक संकलन निकाला था, कहानियां अमेरिका से। और इसके अतिरिक्त जो आलेख है, संस्मरण है, उन सबका एक होंगे एकत्रित किया जाना शेष है। बहुत सारे साक्षात्कार भी हो गए हैं, क्योंकि जो शोधार्थी हैं वो लगातार साक्षात्कार लेते रहते हैं, तो उनकी भी एक किताब बन सकती है। लेकिन उस सब पर भी काम करने की आवश्यकता है। असल में मेरे अंदर छपने का आग्रह उतना अधिक नहीं है। मैं जब तक अपने लिखे को, अपने किए को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं हो जाती, उसे छपने को नहीं देती, तो वो भी एक कारण है। यहाँ पर मैं आपको कुछ सब बोलना चाहूंगा जी। जो लोग अभिव्यक्ति का जो माध्यम अपनाते हैं, उसका उद्देश्य उनको अपनी फिगर टाल करना होता है, उनकी बात तो छोड़ दीजिए, वरना जो अभिव्यक्ति आप कर रहे हैं कथा में, कहानी में, कविता में, उसको एक बार जैसे ही आप लिख देते हैं, आपका अधिकार समाप्त हो जाता है, उस पर पाठकों का अधिकार हो जाता है, और आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने उस लिखे को पाठकों तक पहुंचाएं। जब तक आप नहीं लिखते तब तक आपका अधिकार है, जैसे ही आपने लिख दिया आपका अधिकार समाप्त। हाँ, मैं कहूंगी जब मैंने लिख दिया और जब तक मैंने उसे प्रकाशित होने नहीं दिया, वो मेरी चीज है, और हो सकता है कि मैं उस पर बार बार काम करूं, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं जब लिखती हूँ तो उसे मैं पाठक की दृष्टि से भी देखती हूँ कि मैं जो कहना चाह रही हूँ वो संप्रेषित हो रहा है ना। हाँ, तो इसलिए जिस क्षण आपने उसको सार्वजनिक कर दिया, वो चीज आपके हाथ से निकल गई।
जी। तो इसलिए मैं सार्वजनिक करने में बहुत समय लगाती हूँ। नहीं, वो तो खैर जब तक आप आश्वस्त ना हो जाए तब तक प्रकाशित नहीं। तो जो लेखन कार्य आपका होता है, मैं ऐसा समझता हूँ कि उसमें सामाजिक परिवेश से काफी कुछ ग्रहण किया जाता है और वही प्रेरक भी होता है। तो कैसे आप अपनी विषय वस्तु का निर्धारण करते हैं, कैसे आप चयन कर लेते हैं पर सामाजिक परिवेश से, घटनाओं के आधार पर क्या प्रक्रिया रहती है? जब मैंने लिखना शुरू किया था तो उस समय मेरे लिए सब कुछ नया था। जैसे मैं जब अमेरिका आई तो एक पूरी नई दुनिया खुली थी मेरे सामने और मैं बहुत सारी नई चीजों को देख रही थी, समझ रही थी। तो मेरे अंदर जो कुछ मैं देख और भोग रही थी, उस देखे भोगे को अपने पाठकों से बांटने का आग्रह बहुत ज्यादा था। तो उस वक्त मैंने बहुत लिखा और मैं अपनी कहानियों में, लेखन में कोई खास घटना या पात्र ऐसे उठाने से बचती रही। वो सब रोजमर्रा की घटनाएं थी जिनसे मैं परिचित हो रही थी और मेरे पात्र भी मेरे आसपास के लोग थे। और उनको लेकर के मैं लिख रही थी और उनके माध्यम से यहाँ के जीवन की कथा, कहिए कि मैं वो वातायन दे रही थी कि वो इधर झांक सकें और समझ सकें कि पड़ोसी के लॉन की घास ज्यादा हरी नहीं है। मेरा मूल उद्देश्य यही था, क्योंकि लोगों के मन में अमेरिका को लेकर बड़ा ही एक रंगीन सा चित्र है, जबकि यहाँ का जीवन बहुत कठिन है। कठिन है। हाँ, बहुत कठिन जीवन है, आसान नहीं है। तो इस जीवन की कठिनाइयों और फिर दो संस्कृतियों की जो टकराहट है, तो उन उन विषयों को लेकर के लिखना मुझे बहुत जरूरी लगा। तो उस समय मैंने बहुत बहुत लिखा। मैंने रोड टेस्ट, सेल, बैसाखियां, तरह तरह की कहानियां लिखी, खूब छपती रही। एक आवेग था, जैसे एक तूफान था। बल्कि ऐसा था कि अब जैसे सेल कहानी है, वो बहुत चर्चित हुई, उस पर तो पूरे पूरे रिसर्च पेपर लिखे गए। मैं आपको बताऊं, तब तक मैंने सेल देखी नहीं थी। अच्छा। मैंने अखबारों में उसके बारे में पढ़ा था, रोज न्यूज में आ रहा था, टीवी पे आ रहा था कि ऐसा है, ऐसा है। किसी के बारे में सुना कि वो सुबह 4 बजे उठ करके लाइन में लगी थी टीवी खरीदने के लिए। तो मैंने अपनी कल्पना से वो संसार पूरा रच लिया और लिख डाला। उसी लेकिन जब मैं बैसाखिया कहानी, जो यहाँ के सेंट पैट्रिक्स डे पर है, या मिट्टी का दिया जो यहाँ के दिवाली मेले पर है, तो वो सब देखने ही मैं इसलिए गई कि मुझे इस पर लिखना है, मुझे इस पे कहानी लिखनी है। तो उस समय बहुत था, बहुत ज्यादा लिखती थी मैं। अब मैं बहुत सोच समझ कर, चुन कर विषय उठाती हूँ, जब तक आश्वस्त नहीं हो जाती कि मैं कुछ भिन्न और नया अपने पाठकों को देने जा रही हूँ। आपके कहानियों के जो पात्र हैं वो वास्तविक जिंदगी से कितने जुड़े होते हैं? जुड़े होने का प्रश्न ही नहीं, वो सब वास्तविक ही हैं। बस ऐसा है कि कहीं का उठा के आपने कहीं फिट कर दिया, क्योंकि कल्पना की चाशनी भी थोड़ी होती है ना। लेकिन कोई भी पात्र मैं नहीं कह सकती। मैं नाम जानती हूँ कि मैं कौन सा व्यक्ति है जिसको लेकर मैंने ये कहानी लिखी। लेकिन हाँ, वो कहानी है, वो अखबार की खबर नहीं है, तो परिवर्तन तो होगा ही। उसमें थोड़ी कल्पना की चाशनी होगी, थोड़ा व्यक्तित्व भी बदलेगा रचना के अनुसार। तो वो चीजें तो है, लेकिन कुछ भी काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक नहीं। अगर सामाजिक परिवेश की बात करें तो आप ब्रॉडली यानी मूल रूप से किन किन तत्वों को इंगित करेंगे जो भारत में और अमेरिका में आपको डिफरेंट मिले? अब सामाजिक परिवेश भारत से बहुत भिन्न है अमेरिका का, और इसलिए मैं कहूंगी कि मैंने ऐसी कहानियां भी लिखी जिसमें मेरा अचेतन मन कहीं एक तुलनात्मक अध्ययन भी करता रहता है। जी। तो इसलिए मैं जब कहानियां लिखती हूँ तो कई बार भारत का परिवेश होता है, कुछ कहानियों में कहीं पर अमेरिका का परिवेश होता है, क्योंकि परिवेश का अंतर बहुत गहरा है। और सिर्फ परिवेश का नहीं, भाषा भी बहुत अलग है। तो मैं जानबूझकर, मैंने जैसे अपनी शुरू की कहानियों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, जैसे यहाँ
गैस स्टेशन होते हैं, यहाँ पेट्रोल पंप नहीं कहते, सॉरी, यहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं कहते, गैस स्टेशन कहते हैं। तो यहाँ सब डिवीजन है, कॉलोनी नहीं है जैसे भारत में होते हैं मोहल्ले, गली मोहल्ले। तो मैं जानबूझकर वैसे शब्दों का प्रयोग करती हूँ अपनी कहानियों में, रचनाओं में, और बताती चलती हूँ कि आप यहाँ की शब्दावली से भी थोड़े परिचित हो तो शायद उस कहानी का, रचना का और उस परिवेश से आप अपने को जोड़ सकेंगे और उसका आनंद ले सकेंगे। बिल्कुल ठीक बात। वैसे बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि टेक्सास के साथ हमारे बहुत गहरे जुड़ाव हैं। मेरी हाँ। 2 बेटियां टेक्सास में हैं, एक आपको तो बहुत कुछ कैलिफोर्निया पता में होगा। और एक डालस में है। तो आप तो यहाँ आते जाते होंगे। हाँ, अभी तो मैं 5 महीने रह के आया हूँ वहाँ पे। तो और बेटा हमारा कैलिफोर्निया में है, बहू साउथ कैरोलिना में। तो आप खुद ही तुलना कर सकते होंगे कि कैलिफोर्निया और डैलस में कितना फर्क है। बहुत बहुत फर्क है। और आपने, अगर आप यहाँ कई जगहों पे लोगों की भाषा सबकी अंग्रेजी है, बोलने का अंदाज बहुत अलग है। स्लैंग लैंग्वेज है। सिर्फ स्लैंग नहीं, न्यूयॉर्क वाले बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, और आप चले जाइए उधर मेम्फिस की तरफ, बहुत धीमे धीमे बोलते हैं। न्यूयॉर्क में ठंड ज्यादा पड़ती है ना, इसलिए वो जल्दी जल्दी बोलने की आदत आप जो भी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन और वो बहुत गालियां देते हैं। न्यूयॉर्क वालों को बड़ी हड़बड़ी होती है, गालियां तो उनकी जुबान पे होती है। यहाँ वाले जो हैं टेक्सास वाले, इनके स्लैंग अलग है, इनकी भाषा अलग है। तो सब वही अंग्रेजी बोलते हैं कहने को, लेकिन भाषा का अंतर आपको यहाँ भी दिखाई देगा। जी जी। तो जब आप लिखते हैं तो आपने कौन सा परिवेश कहाँ का लिया, उसी हिसाब से आपकी रचना में भी अंतर आ जाता है, भाषा का भी अंतर आ जाता है। बहुत सही। आप अगर कविता और कहानी में आपको एक एक रचना चुनने को कहा जाए जो आपको सर्वश्रेष्ठ लगती है या सर्वप्रिय लगती है, तो आप कौन सी रचना कविता में चुनेंगे और कौन सी रचना कहानी में? बड़ा कठिन प्रश्न है। हाँ, मैं आपको बताऊं, मुझे लगता ही नहीं है कि मेरा सर्वश्रेष्ठ है, अभी तक मैंने लिखा है, मुझे वो लिखना अभी बाकी है। हमने आपको दोनों चीजें कही है, सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रिय। सर्वप्रिय मत अगर आप देखें तो, जैसे मैं कह सकती हूँ कि आवाजों की दुनिया कहानी पर मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मिले, लेकिन फिर भी वो एक कहानी सिर्फ नहीं, उस स्त्री का नाम पर बहुत प्रतिक्रियाएं मिली। सेल कहानी मैंने आपको कहा ही, उस पर पूरा रिसर्च पेपर लिखा जा चुका है। तो मैं किसी एक का नाम नहीं बता सकती, और सर्वश्रेष्ठ तो कुछ भी नहीं, अभी लिखा नहीं गया, वो लिखा नहीं गया। नहीं, वो अभी लिखा नहीं गया है। वो कहिए कि मैं इसलिए लिखती चली जा रही हूँ, जिस दिन ऐसा लगेगा कि मैंने लिख लिया सर्वश्रेष्ठ, तो मैं लिखना बंद कर दूंगी। अरे ये तो अन्याय होगा पाठकों के साथ में। आप अपने कोई कविता सुनाएंगे? जरूर। अब आज तो मैं एक कवि गोष्ठी में ही थी, तो मैं आपको अपनी एक प्रिय कविता सुनाती हूँ, और मैंने उसका कई बार पाठ भी किया है, और शायद आप भी उससे अपने को कनेक्ट कर सकेंगे। जरूर। लेकिन एक मिनट, मैं उसके लिए जरा प्रस्तुत नहीं हूँ। मैं 1 मिनट सोचना पड़ता है।
हुई, ठीक है। कविता का शीर्षक है अपना शहर। एक बार फिर घर लौटा हूँ देखने के लिए कि मेरी स्मृतियों में जो बसा रहा वह शहर अब भी कितना मेरा है। एक बार फिर घर लौटा हूँ देखने के लिए कि मेरी स्मृतियों में जो बसा रहा वह शहर अब भी कितना मेरा है। पैर ठिठकते चलते हैं, मुड़ते रहते हैं पहचाने मोड़ों गलियों में, और औचक खड़ा रह जाता हूं मैं। पैर ठिठकते चलते हैं, मुड़ते रहते हैं पहचाने मोड़ों गलियों में, और औचक खड़ा रह जाता हूं मैं कि यह सड़क तो अब पहचान में नहीं आती। इतना बड़ा हाईवे आ गया यहाँ पर, यह सड़क तो अब पहचान में नहीं आती। इतना बड़ा हाईवे आ गया यहाँ पर, कोई जान पहचान वाला इन गलियों में नहीं रहता। वह पुराना तालाब बिला गया, चले गए मेरे परिचित सब लोग कहीं और। तब भी उमग उमग आता है मन अपने शहर में होने भर से। तब भी उमग उमग आता है मन अपने शहर में होने भर से। बिला गई सी वे अपरिपक्व प्रेम की स्मृतियां फिर से सतह पर आ गई हैं, जबकि उनका अर्थ खो चुका। बिला गई सी वे अपरिपक्व प्रेम की स्मृतियां फिर से सतह पर आ गई हैं, जबकि उनका अर्थ खो चुका। अब अनसुनी कहानियां हैं, अनपहचाने प्रेम लोग सब, जिनसे बार बार मिलता हूं और अपने को, शहर को नए सिरे से पहचानता हूं। अब अनसुनी कहानियां हैं, अनपहचाने प्रेम लोग सब, जिनसे बार बार मिलता हूं और अपने को, शहर को नए सिरे से पहचानता हूं। उस शहर को जो अब मुझे नहीं पहचानता, और मैं जिसके नाम से जाना गया जहां कहीं भी गया। उस शहर को जो अब मुझे नहीं पहचानता, और मैं जिसके नाम से जाना गया जहां कहीं भी गया। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाव के साथ साथ भाषा का प्रभाव भी बहुत अच्छा है। धन्यवाद। इला जी, आजकल लेखन कार्य भारत में या भारत के बाहर काफी हो रहा है, और कहीं कहीं तो उसे लेखन विस्फोट की संज्ञा देने जाने लगी है। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया जिसपे लोग कुछ भी लिखते रहते हैं, कविताएं, कहानियां, लघु कथाएं, व्यंग, तो काफी ज्यादा लिखा जा रहा है। लेकिन वस्तुस्थिति ये कि पाठक उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहा। तो ऐसा क्या कारण आपको लगता है कि पाठक आगे नहीं आ रहा उतना? मुझे लगता है कि स्वदेशी किया गया लेखन जिसमें पठनीयता और संप्रेषणीयता दोनों हो, वो पाठक तक पहुंचता है और उसे प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है। यदि सस्ती लोकप्रियता के लिए लिखते हैं आप, जस्ट सिर्फ लिखने के लिए बस आप लिखते हैं, उत्तेजक और भ्रामक लिखते हैं, तो पाठक बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और वो पहचान भी लेते हैं कि ये मतलब इसमें दम नहीं है, तो उसका मोह भंग हो जाता है। तो मुझे मूल वजह वही लगती है। बहुत सारे लोग बस लिख रहे हैं, लिखने के लिए लिख रहे हैं, और मतलब कहीं अपना नाम छपा हुआ देखने की एक आकांक्षा होती है, और पढ़ते बहुत कम है, पढ़ते नहीं है। अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलता है कि आप कैसा लिख रहे हैं और आप कहाँ पर खड़े हैं। तो ये कारण हो सकता है, यानी गुणवत्ता की कमी है। गुणवत्ता की कमी, बिल्कुल। ऐसा ही डिजिटल युग है आज, और ज्यादातर चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं या
किंडल के थ्रू पढ़ने के लिए ई बुक्स अवेलेबल हैं, ब्ला ब्ला। आपको क्या लगता है इससे साहित्य के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा डिजिटल युग का? देखिए, मुझे तो लगता है कि साहित्य का भविष्य वास्तव में देखिए तो पहले से बेहतर है, क्योंकि एक से अधिक माध्यम मिला है लोगों को लिखने के लिए भी और पाठक को पढ़ने के लिए। लेकिन ऐसा है कि बहुत कुछ, जैसे आप कहेंगे कि अभी हमने तुरंत ही बात की है कि बहुत गुणवत्ता की कमी भी आ रही है उसके कारण, डिजिटल युग के कारण, कि आप अपनी किताब किंडल पे फ्री में छाप लेते हैं, आपको तो उसके लिए पे भी नहीं करना पड़ता और पाठक भी थोड़े बहुत जुट जाते हैं। लेकिन वो एक आप कह सकते हैं नकारात्मक है। बात क्या है ना कि छपी हुई किताबों की जगह मुझे नहीं लगता कि ये डिजिटल माध्यम ले पाएगा। अमेरिका में तो अभी भी पूरा जो प्रकाशन व्यवसाय है उसका केवल 21% है डिजिटल, और यहाँ तो स्कूलों में पुस्तकालय होते हैं और बाकायदा मतलब रीडिंग आवर होता है स्कूल में, बच्चों को बिठा के कहानी सुनाई जाती है, आप हर बच्चे के हाथ में एक किताब देखेंगे। तो वो एक होता है ना संस्कार डालना। तो समस्या क्या है कि भारत में वो संस्कार नहीं है पढ़ने का लोगों में, खासकर हिंदी बेल्ट में। आप देखिए मराठी में हर गांव में वाचनालय है, कर्नाटक कन्नड़ का साहित्य भी बहुत है, तो बंगाली बंगला, लेकिन हिंदी क्षेत्र में उसकी कमी है और संस्कार की कमी है, साहित्य का संस्कार है नहीं जिसकी आवश्यकता है। और प्रकाशन व्यवसाय तो उससे प्रभावित होगा ही, क्योंकि लोग अगर पढ़ेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं, तो फिर उससे तो पुस्तक व्यवसाय प्रभावित होगा। लेकिन उसमें डिजिटल का कुछ लेना देना जी मुझे नहीं लगता। एक व्यक्तिगत प्रश्न है कि लेखन कार्य के अतिरिक्त आपकी कौन कौन सी अभिरुचियां हैं? वो तो बहुत सारी हैं। मैं लेखन के अतिरिक्त मैंने योग सीखा और मैंने रेकी मेडिटेशन सीखा। मुझे बागवानी बहुत प्रिय है, घूमना बहुत प्रिय है, पढ़ना, साहित्य तो है ही, मतलब मैं लिखती नहीं हूँ केवल, पढ़ती भी बहुत हूँ। बल्कि अमेरिका में होने के कारण उतना नहीं पढ़ पाती, तो डिजिटल माध्यम पर ही ज्यादा निर्भर हूँ। किताबें मेरे पास यहाँ पर, हालांकि मुझे हाथ में किताब लेकर पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, कंप्यूटर पे तो यूं ही आंखें मतलब दुख जाती हैं। और आप जानते ही हैं कि मैं भौतिकी पढ़ाती हूँ, फिजिक्स की प्रोफेसर हूँ मैं। तो और मुझे पक्षी निरीक्षण भी बहुत प्रिय है, मैं बर्ड वॉचिंग जिसे कहते हैं। तो मैं जब भारत में थी तब भी बहुत ज्यादा मैं पक्षियों को देखा करती थी, और अमेरिका में आने के बाद भी मुझे अच्छा खाना बनाना भी बहुत पसंद है। अरे वाह, रसोई में मैं ट्राई करती हूँ। फिर तो ह्यूस्टन आना पड़ेगा। बिल्कुल आइए, क्योंकि मैं केवल लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं करती, मैं किचन में भी बहुत कुछ करती हूँ। नाइस। और शोध का क्षेत्र मुझे प्रिय है, अपने क्षेत्र में मुझे शोध का क्षेत्र मुझे प्रिय है, भौतिकी में। तो कई रुचियां ऐसी हैं जो अधिक उपयोगी, जैसे पाक कला, इसमें आप अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो फ्लाइट होती है वाया ह्यूस्टन होती है, तो आप ह्यूस्टन पे टर्मिनेट की जा सकती है और आपके हाथ का खाना खाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बस अभी ऐसा है, मैं आपको ये भी बताऊं कि हम ह्यूस्टन में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बस आधे घंटे की दूरी पे रहते हैं, इतने नजदीक हैं। लेकिन अभी क्योंकि मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो एकदम मुख्य शहर में है, तो इसलिए हम मूव हो रहे हैं उस तरफ, क्योंकि आने जाने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। और आप जानते हैं ना कि आप अगर प्रोफेसर हैं तो लेट पहुंचना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये वाली बात है कि आपको क्लास में समय से होना है, और कुछ भी हो सकता है, रास्ते में कंस्ट्रक्शन हो सकता है, रास्ते में एक्सीडेंट होते हैं, तो मतलब आप वो
नहीं उठा सकते, वो रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए हम अभी डाउनटाउन की तरफ जाने की सोच रहे हैं। ये घर रहेगा लेकिन हम उधर में रेंट कर रहे हैं। किस लेकिन यूनिवर्सिटी आपका में है आप? स्वागत है। किस यूनिवर्सिटी में हैं आप? यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट थॉमस, मॉन्ट्रोज, डाउनटाउन। ओके। अब आखिरी सवाल कि जो नवोदित लेखक हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी, क्या संदेश देंगे आप? मैं कहूंगी कि वो खूब पढ़ें और विश्लेषण करें, अनावश्यक लिखने से बचें, वो बहुत जरूरी है। और रचना के आवेग को झेलने की क्षमता बढ़ाएं, क्योंकि रचना आपके अंदर जितना अधिक पकेगी, तपेगी, उसकी आंच उतनी ही अधिक होगी। तो होता है ना कि हड़बड़ी में ना लिखें, हम उसको गुने और लिखें। दूसरा एक अनुरोध है, उसे मैं अनुरोध कहूंगी कि भाषा पर आपका अधिकार है, शब्दों से खेलिए, लेकिन हिंदी को हिंदी रहने दीजिए। आजकल जो हिंदी का क्रियोलीकरण चल रहा है और वो हिंदी के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस संदर्भ में आपको एक घटना बताना चाहूंगी। समझिए कुछ 1-2 साल पहले भारत से किसी नवोदित लेखक ने मुझे अपना उपन्यास भेजा कि आपकी इस पर क्या राय है, मुझे पढ़कर बताइए। हर वाक्य में 5 शब्दों का अगर वाक्य है तो 3 शब्द अंग्रेजी के थे। तो मैंने उसे लिखा कि अपनी हिंदी इतनी दरिद्र तो नहीं है कि आपको इस तरह अंग्रेजी के शब्दों का सहारा लेना पड़े। वो नाराज हो गया, उन्होंने कहा भारत में ऐसी ही हिंदी चलती है अभी, और मैंने जो लिखा है उसको मैं उसी भाषा में लिखना चाहता हूँ जो कि भाषा चलती है। उसके बाद उन्होंने मुझसे संपर्क नहीं किया। सही है, हिंदी हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी ही लिखना चाहिए। अब जो विदेशों में हैं, जैसे हम, या मान लीजिए कनाडा में है, नॉर्वे में है, ब्रिटेन में है, तो मेरा भी आग्रह होता है कि मैं हिंदी में कहानी लिख रही हूँ तो मैं हिंदी ही लिखूं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ, अब जैसे जो पात्र हैं उसके कुछ ऐसे शब्द हैं, तो तब भी मैं बचती हूँ, और अगर मैं कुछ लिखती हूँ तो मैं अनुवाद देती हूँ, क्योंकि मैं किसी को स्पेनिश या कहिए कि यहाँ की जो स्लैंग्स हैं वो पढ़ाने के लिए नहीं लिखती। तो मुझे ये बहुत गलत लगता है, क्योंकि अब जैसे देखिए अंग्रेजी में लिखा जाता है, तो यहाँ के जो उपन्यास हैं जो नेटिव अमेरिकन के बारे में हैं, या फिर यहाँ की जो ब्लैक्स राइटर हैं उनके लिखे, वो अंग्रेजी ही लिख रहे हैं। ऐसे नहीं है कि वो अंग्रेजी नहीं लिख रहे हैं, मैंने पढ़ा है उनका लेखन। कहीं कहीं आपको उस तरह के शब्द मिलेंगे उनके लेखन में जो खास उनके द्वारा ही प्रयुक्त होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक वाक्य में, क्योंकि साहित्य की जब बात होती है ना, और आप देखिए दुनिया में जितने मतलब नोबेल प्राइज ही मिले हैं या जो कि पुरस्कार मिलते हैं, तो आप उन किताबों को उठाकर देखिए, एकदम शुद्ध भाषा होती है। ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब वो खिचड़ी भाषा होती है। तो भाषा का संस्कार मैंने साहित्य से ही पाया। अब अगर मैं खिचड़ी भाषा परोसूंगी तो क्या सीखेगा दूसरा जो उसको पढ़ रहा है? वो तो वंचित रहा ना भाषा के संस्कार से। तो मुझे ये बहुत अनुचित लगा। मैं सहमत हूं आपसे। तो अच्छी बात है। नई हिंदी के विकास के लिए या उसमें जो योगदान देना है, उसमें अपनी जो लिखावट है वो लॉ में भी है और साहित्य में भी। तो लॉ में हमने 36 किताबें लिखी हैं और लिटरेचर में 70। बहुत लिखा है आपने। इसमें 13 प्रबंध काव्य हैं। बहुत लिखा है आपने। संकलन मैं तो वगैरह। बहुत कम लिखती हूँ, बहुत कम लिखती हूँ। तो मेरा ये अनुभव है कि भाषा को बचाए रखने के लिए भाषा में
अवांछित शब्द हटा देने चाहिए। बिल्कुल, दूसरे, यही मेरा भी कहना है। हाँ, दूसरे, मेरी भाषा कभी कभी थोड़ी कठिन जरूर हो जाती है, क्योंकि शुरू से मैंने छायावादी परिवेश में अपनी लिखावट शुरू की। अच्छा। तो उसकी छटा या छवि कभी कभी दिखाई पड़ती। प्रारंभिक कविताओं में तो वो है ही, लेकिन विशेष करके महादेवी जी का और पंत जी का जो शब्दावली और शैली है, वो की कविताओं में ज्यादा दिखाई देती है। तो इस तरीके से कर, दूसरा प्रकाशन का आपको बताया कि इंडिया से और यूएसए से हम प्रकाशन की व्यवस्था कर रहे हैं। तीसरी चीज, हमने एक पत्रिका प्रारंभ की है अनुस्वार के नाम से। जी, लिखा था मैंने काफी कुछ उसमें बीच बीच में मैंने उसको पढ़ा भी है, पूरा तो नहीं, लेकिन जैसे होता है ना कि जब समय मिला तो झांक लिया, तो उसमें काफी कुछ अच्छा भी मुझे पढ़ने को मिला है। तो उसमें आपकी रचनाओं के लिए मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप भी भेजें। मैं भेजूंगी, बस ऐसा है ना कि कम लिखती हूँ, और जो जैसे जो सुनाया आपको वो आजकल पत्रिका है दिल्ली से ही छपती है, उसमें छप चुकी है, तो मुझे देखना होगा कि क्या है जो अभी नहीं छपा हुआ है। मैं बहुत कम लिखती हूँ, मैं जरूर भेजूंगी। त्रैमासिक पत्रिका है। अच्छा जी, आपकी बार का जो अंक आ रहा है हमारा, वो डॉक्टर प्रताप सहगल के विशिष्ट व्यक्तित्व पर को कवर कर रहा है। अच्छा। इसके अलावा हमने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, जैसे 70 व्यंग्यकारों का एक संकलन बनाया, फिर उसके बाद 251 अंतरराष्ट्रीय व्यंग्यकारों का एक संकलन बनाया, और अब उसको अंग्रेजी में अनुवाद भी कर रहे हैं, ताकि उसकी जो पहुंच है। आप बहुत सक्रिय हैं, मुझे लगता है आप बहुत सक्रिय हैं और काफी काम करते हैं आप, जैसा मैं अनुस्वार में देखती रहती हूँ। तो आप भी प्रवासी साहित्य शीर्षक से तो नहीं छापते ना? नहीं, आप देखिएगा कुछ अलग शीर्षक। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैं नहीं छपती हूँ उस शीर्षक से। अभी हाँ, बार बार मेरा इस विषय पे विरोध चलता ही रहता है, लोग मुझे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही कहा ना, मुझे जो अनुचित लगता है वो मैं नहीं करती। उसमें जो स्तंभ है वो है बाहर के जो साहित्यकार हैं और रचनाकार हैं उनके लिए एक स्तंभ है, लेकिन प्रवासी भारतीय या प्रवासी साहित्य नहीं लिखा है। हाँ, तो वही तो है ना, जैसे आप लिखने की जरूरत भी क्या है, जब आप लेखक का परिचय अगर छापते हैं तो पता है ना कि वो यहाँ है, भारत में नहीं है। पिछले अंक में शैलजा जी की कहानी आई थी, शैलजा सक्सेना, हाँ, कनाडा में। तो आप भी भेजिए, हमें अच्छा लगेगा। मैंने कहा मैं लिखूंगी तो भेजूंगी। मैं आपको सच बता दूं, मेरा औसत है साल में 2 कहानियां, उससे ज्यादा तो लिख नहीं पाती, समय भी तो बहुत समय कम मिलता है। कविताएं भी भेज सकते हैं, आपकी कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद। ये कविता मैंने कहा ना, ये मेरे मन के बहुत करीब है, इसे मैं अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं मानती, लेकिन ये मेरे मन के बहुत करीब है, क्योंकि जब मैं अपने शहर रांची वापस जाती हूँ तो लगता है कि अरे यहाँ तो मतलब जैसे पिताजी जब तक थे तब तब भी लोग पहचानते थे, अब लगता है कि अरे मुझे तो कोई जानता नहीं। तो लेकिन उसके बाद ही ये हुआ कि रांची के अखबारों में मेरे बारे में छपा, तो शायद अब मैं जाऊंगी तो लोग मुझे पहचानेंगे कि हाँ, ये इसी की तस्वीर। मैं आपको अपने द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं उनका एक झलक, ये जो कॉलम है हमारी अलमारी का, ऊपर से, तो आप तो लॉयर है ना? हाँ, तो इसीलिए 36 किताबें हमने कानून में लिखी। हाँ, बिल्कुल लिखी होंगी, क्योंकि और ये हमारा साहित्यिक संस्थान बहुत प्रभावशाली है, आपका साहित्यिक परिचय प्रभावशाली है। कल जो पुस्तक पर चर्चा हो रही थी वो, उसका शीर्षक है, टाइटल है
वो सीखें। हाँ, मैंने कुछ देखा था, कुछ आपका कुछ पुरस्कृत, कोई पुरस्कार भी मिला था ना आपको कुछ अभी अभी? आपको पुरस्कार मिला है, और इसके अलावा हमारे समग्र पर आपके रांची होके आया हूँ, पुरस्कार लेके आया हूँ। अरे वाह, रांची में कौन सा? अनवरत राधा कृष्ण पुरस्कार? नहीं, अनवरत साहित्य भारती पुरस्कार। अच्छा, वो कौन सी संस्था देती है? अनवरत पत्रिका है ना? कौन सी पत्रिका? अनवरत। अच्छा, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं दो जानती हूँ, एक तो राधा कृष्ण पुरस्कार जो वहाँ के साहित्यकार राधा कृष्ण के नाम पर है, हाँ। और एक स्पंदन, और एक संस्था है, शायद स्पंदन नाम है या कुछ, वो प्रोफेसर सिद्धनाथ कुमार का जो बेटा है, संजय कृष्ण या कुछ ऐसे, हाँ संजय ही नाम है उसका, उसका है। तो ये अनवरत पत्रिका है, ये एक पुरस्कार साहित्य भारती के नाम से देती है। अच्छा, और मुझे पता नहीं था। पत्रकारों को पुरस्कार देती है, अच्छी बात है। इस वर्ग में। तो मैं अच्छा, अभी होके आया 2 दिन वहां, देखा झरनों का शहर। बहुत अच्छी बात है। मेरा शहर है वो, कैसा लगा आपको? सुंदर है, प्रकृति है चारों। पहले बहुत ज्यादा सुंदर हुआ करता था, अभी तो खराब हो गया। वहाँ इतनी हरियाली थी, वहाँ तो गर्मी पड़ती नहीं थी। और लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय भाषा मंच है, उसने मुझे महादेवी वर्मा पुरस्कार दिया। अच्छा, वो कविताओं के लिए? जी। और ये हमारा प्रबंध काव्य है जो लेटेस्ट आया है। बाप रे, इतनी बड़ी बड़ी किताबें कैसे लिख लेते हैं लोग? 300 पेज की है। बाप रे, बहुत। मैं चंदेल जी, रूप सिंह चंदेल जी को कहती हूँ कि बाप रे, आप कैसे इतना लिख लेते हैं? लिखते ही रहते हैं। तो आप सब, मैं बोलती हूँ आप लोग शुद्ध साहित्यकार हैं, मैं तो बस कुछ कुछ लिख लेती हूँ, यही वाला हिसाब है। मैंने ज्यादा लिखा भी नहीं है, और मैंने आपसे कहा ना, मैं लिखने से बचती हूँ। चंदेल जी हमारे जिगरी दोस्तों में से हैं। जी, उनके ही माध्यम से तो मेरा आपसे परिचय हुआ ना। अच्छा अच्छा। उनके ही माध्यम से तो परिचय हुआ। मेरा उनसे यूं परिचय हुआ कि मेरी किताब उन्होंने छपवाई। मैं उस समय एक किताब भर कहानियां लिख चुकी थी, पहला संकलन प्रकाशित हो चुका था। तो पहला संकलन दयानंद पांडे जी ने प्रकाशित करवा दिया था, ये दूसरा संकलन रूप सिंह चंदेल जी ने प्रकाशित करवाया। तो मैं मित्रों की सहायता से ही आगे बढ़ती रही हूँ, क्योंकि यहाँ बैठकर संपर्क और संबंध बनाना बहुत मुश्किल है, और होता है ना समय का जो अंतर है। तो उस मामले में मैं रूप सिंह चंदेल जी की ऋणी हूँ कि उन्होंने काफी, मतलब मेरी किताबों, और वो मेरे बहुत बड़े सलाहकार भी हैं। मुझे कुछ जानना होता है तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि उन्हें बहुत जानकारी भी है ना, वो एकदम साहित्यिक दुनिया में जुड़े हुए हैं। मैं उनको आज बताऊंगा कि मैंने इला जी का साक्षात्कार किया, उनका साक्षात्कार कर चुका हूँ। अच्छा, यूं कहें कि मैंने जो प्रोजेक्ट हाथ में लिया था उसमें वीडियो इंटरव्यूज और रिटन इंटरव्यूज दोनों शामिल थे। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ये जो साक्षात्कार आपने लिया, ये उसी किताब का वीडियो फॉर्म है ना, जो आप बनाने जा रहे हैं? तो किताब के लिए जो लिखित मेरे को आए हैं वो तकरीबन 68 प्रविष्टियां आ गई हैं, और इसको 100 पूरा करना है। और 100 पूरा करना है। अच्छा। और किताब साथ ही साथ फॉर्मेट होती जा रही, 400 पेज की हो चुकी है, लेकिन शायद 2 भागों में, खंडों में मैं लिखूंगा। दूसरी चीज, जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे आपके साथ वीडियो साक्षात्कार कर रहे हैं, तो ये भी हमारे YouTube चैनल में सारे अवेलेबल होते हैं। अब तक हम करीब 54 या 55 इंटरव्यू कर चुके हैं, तो इसको भी 100 पूरा करना है। उद्देश्य ये है पूरा करना है। अच्छा, उद्देश्य ये है कि एक तो ही फॉर्मेट में अगर हम सबका साक्षात्कार करते हैं तो उससे शोधार्थियों को भी बहुत मदद मिलती है। ये आपका कहना बिल्कुल सही है। मैंने आपसे कहा ना, क्योंकि शोधार्थी इतने प्रश्न पूछते हैं, इतने तरह के। तो अब जैसे आपने ये साक्षात्कार ले लिया है, तो किसी को चाहिए होगा तो
मैं भेज दूंगी। दीपक पांडे जी ने जो साक्षात्कार लिया, जो सेतु पत्रिका में छपा भी, और जिससे मैंने कहा कि आप मुझे निकाल दीजिए, मुझे प्रवासी साहित्य नहीं, मैं लिखती नहीं हूँ। हाँ, मैं यही कहती हूँ, मैं प्रवासी साहित्य नहीं लिखती। तो लेकिन वो साक्षात्कार मैंने अभी कुछ शोधार्थियों को भेजा, क्योंकि वो ढूंढते रहते हैं ना कि मतलब अपनी एक प्रश्नावली बनाएंगे लेकिन उससे भी वो संतुष्ट नहीं होंगे। तो इसी क्रम में शोधार्थियों को ध्यान में रखते हुए संदर्भ ग्रंथों के परंपरा श्रृंखला में हमने भारत की लोक कथाएं की एक सीरीज श्रृंखला पूरी चालू की है, जिसमें करीबन 25 खंड हैं। अच्छा। और विश्व की लोक कथाएं भी हैं। कुल मिलाकर के करीब 25 खंड लग रहे हैं। अच्छा। मैंने में बहुत लोक कथाएं पढ़ी हैं। अब जैसे गढ़वाल की लोक कथाएं, तो उत्तर प्रदेश की, मतलब अलग अलग किताबें थी, मुझे याद वहां से छपती थी, पिताजी हमें बहुत लाकर देते थे। तो मैंने बहुत लोक कथाएं पढ़ी, अलग भारत के अलग अलग प्रदेशों। वही सब संकलित करके हम उसको एक सीरीज में, एक श्रृंखला में प्रस्तुत कर रहे हैं। और उनका एक थीम के आधार पर जो है उसका वर्गीकरण करके हमने किताबें बनाई हैं। और इसके अलावा हम काम कर रहे हैं व्यंग कोश पर, जिसे समस्त व्यंगकारों की रचनाएं और उनके बारे में संक्षिप्त परिचय कोश में उपलब्ध हो, और उन्होंने क्या क्या सृजन किया है वो उपलब्ध हो, तो शोधार्थियों को हाथों हाथ सूचना प्राप्त हो जाएगी। ऐसा ही एक है व्यंग का व्याकरण। व्यंग का व्याकरण में व्यंग से संबंधित लेख हैं, जो परिभाषा से लेकर के उसके इतिहास से लेकर के और व्यंगकारों के ऊपर आलेख तक उसमें शामिल है। फिर एक हास्य कुछ भी बना रहे हैं, जिसमें सारे जो हास्य कवि हैं, प्रतिष्ठित कवि हैं, उनकी रचनाओं का संकलन करके। मैं एक बात कहूं, हास्य का जो स्तर है ना, हास्य कवियों का, क्या वो अब रह नहीं गया, वो जो काका हाथरसी और सरोजनी प्रीतम के समय में हुआ करता था, बहुत कम है जो कि स्तरीय लिख रही है। चुटकुले सुनाते हैं, क्या करते हैं, मंच पे जाते हैं चुटकुले सुनाते हैं, उस तरह से जो आप कहेंगे हास्य कविता, उस तरह से हास्य व्यंग्य की कविताएं हैं। जो चुटकुलेबाज कवि हैं वो हमारे श्रृंखला में शामिल नहीं होंगे, हमारे संकलन में। अच्छी बात है, मैं देखना चाहूंगी कि आपने किनको लिया। जैसे मैं आपको बताऊं, सरोजनी प्रीतम की 3 पंक्तियां मुझे आज भी याद है, वो रांची आई। क्षणिका है। बड़े बाप के बेटे हैं, जब से जन्मे हैं लेटे हैं। तो आपको बताऊं कि सरोजनी प्रीतम जी के पूरे साहित्य का हमने संकलन करके प्रकाशित किया। बहुत अच्छा किया, उन्होंने स्तरीय लिखा है, स्तरीय लिखा है। वैसे कहा ना काका हाथरसी भी। हाँ, काका हाथरसी, हास्य काका हाथरसी को, शैल चतुर्वेदी को याद किया जा सकता है। बिल्कुल, ये सब लोग स्तरीय लिख रहे थे, लेकिन आजकल तो जो है वो आते हैं मंच पे चुटकुले सुनाते हैं, मुझे या फिर चुटकुले को ही कविता में सुना देते हैं। तो बड़ी निराशा होती है मुझे तो। आम जन के लिए ठीक है, कुछ तो वजन चाहिए जो नहीं होता। वही तो अच्छा है। मैं जानना चाहूंगी, देखना चाहूंगी आपकी किताब की, आपने किनको किनको जोड़ा है अपनी किताब में। देखूंगी। ये इंडिया नेट बुक्स और अनुस्वार, ये परिवार है हमारा, और साथ में एक बीपीए फाउंडेशन के नाम से हमारा एनजीओ है। तो बहुत सी किताबें, आपने बताया था कि आपका एक एनजीओ भी है। मेरी जो किताबें होती हैं, ज्यादातर किताबों की रॉयल्टी सीधे वहीं मैं भेज देता हूँ। मुझे एक पैसे की रॉयल्टी कोई देता ही नहीं है, मेरा दुख यही है। सब बेचते हैं, सब छापते हैं, मुझे पता है कहाँ कहाँ मेरी किताब पहुंचती है, अमेरिका की लाइब्रेरीज में पहुंची, मुझे एक पैसे की रॉयल्टी आज तक नहीं मिली है। हम तो 100 रुपए से अधिक जिसकी रॉयल्टी बनती है उसको सबको बेचते हैं। बहुत अच्छी बात थी। और लोगों ने फेसबुक पर ये लिखा भी है कि उनको रॉयल्टी हमसे प्राप्त हुई। बहुत अच्छी बात है। लेखक का अधिकार है रॉयल्टी। बिल्कुल, आपका कहना सही है, लेखक का अधिकार है कि उसे रॉयल्टी मिले, उसको देना चाहिए। प्रकाशक अगर प्रकाशन कर रहा है उस रचना का और उसका विक्रय कर रहा है, तो उसमें कहते तो यही है ना कि किताब बिकती ही नहीं है। प्रकाशक तो यही रोना रोते हैं ना कि किताब बिकती ही नहीं है, तो कहाँ से हम रॉयल्टी देंगे। देखिए, कुछ किताबें ऐसी हैं जो बिकती नहीं,
जैसे कविता की कोई किताब बिकती नहीं जब तक कि लेखक के साथ के लोग न आए। यहाँ तक कि जो लाइब्रेरीज के लिए खरीद होती है उसमें भी वो कविता और व्यंग्य की किताबें अलग कर देते हैं। तो कुछ सच्चाई है और कुछ छल। कुछ, जैसे मैं जानती हूँ कि मेरा कहानी संकलन कहाँ कहाँ, मैंने कहा ना, अमेरिका की लाइब्रेरीज में मेरे उपन्यास हैं, कहानी संकलन है, और भारत में भी इतने कोनों से मुझे चिट्ठियां आती हैं, भारत के कोनों से। तो किताब वहां पहुंची है तभी तो वो मुझे पत्र लिख रहे हैं। तो मुझे पता है कि मेरी किताब पढ़ी गई है और बिकी है, लेकिन नहीं, ईमानदारी का काम बहुत कम प्रकाशक कर रहे हैं। हमारे वही बात है, बुजुर्ग निर्मल वर्मा ने कहा था ना कि अगर किताबें बिकती नहीं हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है कि ये सारे जो प्रकाशक हैं ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में कैसे घूमते हैं जबकि हम तो पैदल ही चलते हैं। ये निर्मल वर्मा ने कहा था जी, उन पर भी हमने काम किया था। निर्मल वर्मा पर की किताब हमने छापी, रविंद्र त्यागी की किताब छापी। तो हमारा जो परिवार है रचनाकारों का, उसमें सबसे छोटा रचनाकार 6 साल का है, डालस में रहता, और सबसे बुजुर्ग रचनाकार हैं डॉक्टर रामदरस मिश्र, जो अब 99 वर्ष में है। अच्छा, डालस में कौन है सबसे छोटा रचनाकार? पलाश शुक्ला। ओ, पलाश की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, अंजना संदीर ने उसका नाम लिया था, बोला था कि बहुत अच्छा लिखता है। अच्छा अच्छा, अंजना संदीर से परिचय है उसका। जी। तो इस तरीके से हमने बाल कलाकार रचनाकारों के लिए विशेष रखा हुआ है, और 6 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों की 10 किताबें पब्लिश की हैं। अच्छा, और अच्छा, ये पलाश ये बाल लेखक है? अच्छा, नहीं, उन्होंने किसी मतलब युवा लेखक की बात की थी। लेकिन बहुत अच्छी कविता कहता है, अंग्रेजी में लिखता है लेकिन अच्छी कविता कहता है। चूंकि उसे लिखना नहीं आता तो वो बोलता है और माँ लिख लेती है। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। वो कहते हैं ना, होनहार बिरवान के हो चीखने पात, वही वाली बात है। बच्चों में प्रतिभा होती है, उसको निखारने का काम करना चाहिए। तो इस तरीके के कई प्रयास हम कर रहे हैं, और अच्छी बात है ये, देखना है कि क्या और बेहतर कर सकते हैं। और अमेरिका में तो आपको बहुत लोग मिलेंगे जिन मतलब जो प्रकाशन की जिनकी किताबें राह देख रही हैं, तो वो बल्कि मैं उन्हें बताऊंगी, जैसे आगे से कोई कहेगा कि मुझे अपनी किताब छपवानी है तो मैं आपका नाम बता सकती हूँ। जरूर। तो इसी के साथ आज की सभा विसर्जित करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, बेबाक तरीके से आपने अपनी बात रखी। बहुत ही क्या कहना चाहिए, रिलैक्स माहौल में हमारी बातचीत हुई। हम बहुत आभारी हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह अनुस्वार और इंडिया नेट बुक समूह के साथ में आपका जुड़ाव बना रहे, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।